नमस्कार। भारत की कहानी विविधता में एकता की एक कमाल की कहानी है ना? पर कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा आबादी, सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियों वाला इतना विशाल देश एक साथ कैसे रहता है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, संघवाद। तो आइए आज भारत की एकजुटता के इसी सीक्रेट को समझते हैं। सबसे पहले तो जरा स्केल की बात करते हैं कि ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा है। इतने सारे लोगों पर शासन चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक काम। और बात सिर्फ नंबर की नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में 121 बड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये जो भाषाओं की विविधता है ना, ये इस चुनौती को और भी मुश्किल बना देती है। तो सवाल ये है, एक राष्ट्र एक संविधान के अंडर इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और उम्मीदों को एक साथ कैसे रखता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब है संघीय समाधान। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो धागा है जो भारत को एक साथ पिरो कर रखता है। तो ये संघवाद या फेडरलिज्म आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सरकारी सिस्टम है जहां पावर कम से कम 2 लेवल्स पर बटी होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए, जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी राज्यों के लेवल पर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, वो समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है एकात्मक सिस्टम, जहां सारी पावर सेंटर के पास होती है, जैसा श्रीलंका में है। लेकिन दूसरी तरफ फेडरल सिस्टम में, जैसा कि भारत में है, राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की पावर होती है और वो अपने काम के लिए सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं होती। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन भारत में संघवाद की असली परीक्षा तो तब हुई जब इसे जमीन पर उतारा गया। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिस में ये पावर शेयरिंग कैसे काम करती है। आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी, शायद सबसे मुश्किल चुनौती खड़ी थी। राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाना। और मांग उठ रही थी कि ये भाषा के आधार पर होना चाहिए, ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। उस वक्त जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उन्हें एक डर सता रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। कहीं देश टूट तो नहीं जाएगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर हम 1947 की नक्शे को देखें और आज के नक्शे को देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। भारत की जो अंदरूनी सीमाएं थीं, उन्हें पूरी तरह से एक नया रूप दिया गया। पुराने प्रांत खत्म हो गए और कई नए राज्य बने। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। जो डर था वो गलत साबित हुआ। एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश असल में ज्यादा मजबूत हुआ, ज्यादा एकजुट हुआ, और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। अब आते हैं दूसरी बड़ी परीक्षा पर, भाषा नीति। ये चार्ट एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताता है कि भारत में कोई भी एक भाषा मेजॉरिटी में नहीं है। हिंदी करीब 44% लोगों की मातृभाषा है। तो जाहिर है एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत थी जो सभी को साथ लेकर चले। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे नेताओं ने एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता निकाला। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया गया, लेकिन उससे किसी भी राज्य पर थोपा नहीं गया। साथ ही 21 और बड़ी भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और सरकारी काम के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल भी जारी रखा गया। वाकई एक शानदार संतुलन था ये। संघवाद की तीसरी और शायद सबसे लंबी चलने वाली परीक्षा रही है केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस। और ये रिश्ता कभी एक जैसा नहीं रहा, बल्कि टाइम के साथ साथ बदलता रहा है। ये कार्टून उस शुरुआती दौर को कितने अच्छे से दिखाता है। आज़ादी के बाद ना काफी समय तक सेंटर बहुत पावरफुल हुआ करता था। अक्सर सेंटर और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि राज्य सरकारें अपनी आज़ादी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। लेकिन 1990 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। देश में रीजनल पार्टियों का जोर बढ़ा और सेंटर में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्योंकि सेंटर में सरकार को बने रहने के लिए इन रीजनल पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी, इससे राज्यों की मोलभाव करने की ताकत बढ़ी और पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पावर शेयरिंग सिर्फ सेंटर और स्टेट्स के बीच ही नहीं रुकी। भारतीय संघवाद के विकास का अगला बड़ा कदम था सरकार को लोगों के और भी करीब लेकर जाना, जिसे हम विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिया जाए, क्योंकि आखिर लोकल प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन तो लोकल लेवल पर ही मिल सकता है ना। और इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया साल 1992 में। इस साल संविधान में बदलाव करके लोकतंत्र के इस तीसरे लेवल को कानूनी तौर पर मजबूत और असरदार बनाया गया। तो इस अमेंडमेंट से हुआ क्या? देखिए, कई बड़ी चीजें बदली। पहली बात तो ये कि अब लोकल बॉडीज के इलेक्शंस रेगुलरली कराना कंपलसरी हो गया। दूसरी, समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व की गई, जिससे डेमोक्रेसी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। और तीसरी और सबसे अहम बात, स्टेट गवर्नेंस को अब अपनी कुछ पावर और रेवेन्यू इन लोकल बॉडीज के साथ शेयर करना ही पड़ता है। ये कार्टून कितना मजेदार है! ये भारत के 3 टियर सिस्टम को एक ट्रेन के कोच की तरह दिखाता है। सबसे ऊपर सेंटर, बीच में स्टेट और सबसे नीचे लोगों के सबसे करीब लोकल गवर्नमेंट। ये लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, बल्कि ये चुनौतियों, समझौतों और लगातार बदलावों से भरा एक सफर रहा है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत में संघवाद की कामयाबी का राज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला एक्सपेरिमेंट है जो बातचीत, सहयोग और एक दूसरे के सम्मान पर टिका है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो क्या भारत का ये अनूठा प्रयोग दुनिया के दूसरे विविध समाजों के लिए एक मॉडल बन सकता है?